हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। आज हम आपके लिए एकदम शानदार सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका सभी एग्जाम में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। विश्वास करिएगा, जब आप क्लास लास्ट तक करोगे तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपके लिए नहीं छूटने वाला। आप हर टॉपिक पर आपकी पकड़ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। क्लास अच्छी लगे तो निश्चित रूप से अपने साथियों को शेयर कर देना, आप भी लाइक कर लेना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास हमारे चैनल पर बेहद महत्वपूर्ण मिलती है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपसे, तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये समझ में आता है कि आखिरकार संविधान बनाने के पीछे का कारण क्या रहा है, क्यों संविधान बनाने की भारत में आवश्यकता पड़ी। ऐसा तो कुछ रहा होगा ना, जिससे कि भारतीयों के लिए संविधान बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया। तो जी हाँ साथियों, जब हम भारतीय इतिहास की ओर मूव करते हैं तो भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में देखते हैं, तुर्कों के आक्रमण के बारे में देखते हैं, मुगलों के आक्रमण के बारे में देखते हैं, साथ ही साथ यूरोपियन शक्तियों के द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के बारे में देखते हैं। तो उससे ये स्पष्ट दिखाई देता है कि यदि भारत में संवैधानिक व्यवस्था होती तो शायद उस पर अंकुश लगाया जा सकता था। संवैधानिक व्यवस्था न होने की वजह से राजा रजवाड़े थे भारत में उस समय, एक दूसरे में फूट पड़ी रहती थी, नहीं तो बाहरी शक्ति आकर के उनमें फूट डाल देती थी, और राजाओं में फूट के कारण की वजह से आम जनताओं का शोषण करने में बाहरी शक्ति क्या हो जाती थी, सफल हो जाती थी। तो जब ये देखा गया कि सालों साल से, सैकड़ों साल से भारतीय लोगों का, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे एजुकेटेड वर्ग हो, जिसे छात्र वर्ग कहते हैं, सबका बारी बारी से लोगों ने शोषण किया। अंग्रेजों के आते आते हद इतनी हो गई कि लोगों के सभी हक अधिकारों को छीन लिया गया। ये नौबत तक आ गई कि भारत में अकाल पड़ता था और अंग्रेज शानो शौकत के साथ अपनी ज़िंदगी जिया करते थे। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि विभिन्न आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए जाएं और उन आंदोलनों में संवैधानिक मांग की जाए कि भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए और भारत स्वयं अपना क्या करेगा, संचालन करेगा। आंदोलन स्टार्ट हुए, नरमपंथियों ने आंदोलन किए, गर्मपंथियों ने आंदोलन किए, क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए, अहिंसावादियों ने आंदोलन किए, पढ़े लिखे लोगों ने आंदोलन किए, और आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजों से हक अधिकार मांगे। लड़ाइयाँ हुई, क्रांति हुई, इसमें 1857 की क्रांति भी शामिल है, बहुत सारी लूट और डकैती शामिल हैं, बम केस शामिल हैं। अंततः इन सब में अंग्रेजों से देश के लिए स्वतंत्रता की मांग की गई थी। कहीं कैसे भी अधिकार मांगे गए थे, कहीं कैसे भी अधिकार मांगे गए थे। 1946 आते आते भारत में एक कैबिनेट मिशन आता है, और वो कैबिनेट मिशन भारतीयों के लिए एक संविधान सभा बनाने की क्या करता है, बात करता है। तो यहीं से शुरू होती है भारत के संविधान बनाने की बातें। तो सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि भाई संविधान जो व्यवस्था है वो कोई एक दिन की व्यवस्था नहीं है। विभिन्न आंदोलनों से, विभिन्न कानूनों के माध्यम से इसको बनाया गया, उसी का ये परिणाम है। ब्रिटिश काल में क्रम से संवैधानिक का विकास हुआ था, यहीं से संवैधानिक मांग मजबूती के साथ उठी थी। अगर मैं बात करूँ तो 1834 में रांची में राज्य पार्टी के एक नेता थे M.N. राय, उन्होंने संवैधानिक सभा की मांग की थी। हालांकि जब हम अपने संविधान को देखते हैं तो हमारे संविधान पर सर्वाधिक जो मांग दिखाई देती है वो सर्वाधिक मांग एक्ट 1935 की दिखाई देती है। हालांकि हमने जब संविधान तैयार किया था तो हमारे संविधान सभा के जो भी विद्वान थे, संविधान बनाने वाले जो भी विद्वान थे, उन्होंने ये भी प्रावधान किया था कि समय परिस्थिति के आधार पर चीज़ें बदलेंगी तो संविधान में भी बदलाव जरूरी है। उसके लिए आर्टिकल 368 का प्रावधान किया गया था, जिसमें है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। हालांकि हमने ये भी प्रावधान किया कि पहले जो राजा रजवाड़ों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा जो कानून चल रहे थे उनको आर्टिकल 395 के तहत पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जो पूर्व में कानून चल रहे हैं वो नहीं रहेंगे। अगर मैं संवैधानिक विकास क्रम की बात करूँ तो पहला क्रम ब्रिटिश शासन का देखने को मिलता है। 1600 से लेकर के 1947 तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य रहा था, आप सबको पता है बारीकी से। कभी कंपनी ने शासन किया, कंपनी के बाद ब्रिटेन की सरकार ने शासन किया। सॉरी दोस्तों। फिर संवैधानिक अधिनियम आए 1773 से हम भारत में अधिनियम देखते हैं, एक्ट आए। पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इस तरीके से एक्ट भी आए। चार्टर एक्ट आए 4, ठीक है ना। लेकिन संवैधानिक सभा की बात करूँ तो 1946 के कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के निर्माण की स्पष्टतः बात की गई थी, और इसी के तहत भारतीय संविधान की संविधान सभा बनाई गई थी, जिसने भारतीय संविधान को क्या किया था, तैयार किया था। और फाइनली 26 जनवरी 1950 में हमने अपना संविधान क्या किया था, लागू किया था। इसका अगर मुख्य स्रोत आपसे पूछे, कह देना भारत शासन अधिनियम 1935 है, जहाँ से बहुत सारी बातें, लगभग कह सकते हो संविधान की 60% जो बातें थीं वो इसी से ली गई थी। चाहे संघीय ढांचा हो, चाहे प्रांतीय एकरूपता हो, राज्य संघ की नींव हो, ये सब यहीं से। हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था, और क्योंकि इस दिन संविधान पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन 16 आर्टिकल लागू किए थे। पूर्णतः संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, क्योंकि हमने 26 जनवरी 1930 के अधिवेशन में ये बोल दिया था, क्योंकि उस समय हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो वहाँ बोल दिया था आगे जब भी संविधान बनेगा तो हम 26 जनवरी वाले दिन संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे, ठीक है। भारतीय संविधान को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उधार का थैला कहा।
मतलब पूछ लेगा किसने उधार का थैला कहा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। मुख्य बिंदु की बात करूँ तो संविधान के बारे में एक्ट 1935 जो है, जिसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कह सकते हैं अगर आपसे पूछा जाता है तो। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 1600 को लंदन से ईस्ट इंडिया कंपनी चलती है। एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान बनाया था, शाही चार्टर बनाया था, कंपनी को दिया था। भारत में अगर आगमन होता है तो 1608 में होता है, सूरत तट पर, गुजरात के सूरत तट पर। कौन जहाज लेके आया? तो हेक्टर जहाज जो है वो भारत के सूरत तट पर पहुंचा था, ध्यान रखना। और धीरे धीरे यहीं से कंपनी अपने व्यापार की ओर क्या करेगी, उद्देश्य बढ़ाएगी। ये ध्यान रखना, शुरुआत में कंपनी का उद्देश्य राजनीतिक करना तो था ही नहीं, केवल वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी। यहीं आर्टिकल 365 की बात करूँ तो इसमें संघ की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार है। 395 में ब्रिटिश अधिनियमों का क्या है, अंत है। ये बीच बीच में आर्टिकल तैयार करते रहना। अगर मैं आपसे बात करूं कि कंपनी ने कहाँ कैसे, तो कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और भारत में आगमन 1608 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पूछे 31 दिसंबर तारीख के साथ बता देना। पहले व्यापार के लिए आई थी और धीरे धीरे फिर उन्होंने भारत में राजनीतिक अधिकार अपना बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। पूछ भी लेगा कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया, तो सूरत में बनाया 1608 में। उस समय व्यापार उद्देश्य था शासन करना, कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं था। शासन करने का मौका तो खुद भारतीयों ने कंपनी को दिया। पहली कंपनी पूछे आपसे सूरत में 1608 में बनाई थी। दूसरी कंपनी मछलीपत्तनम में 1611 में दक्षिण भारत में बनाई थी, यहाँ मुगलों का क्षेत्र नहीं था, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है ये। फिर मद्रास में बनाई 1639 में, बम्बई में 1661 में बनाई, कलकत्ता फोर्ट विलियम में 1690 में। ये कंपनी ने अपने प्रमुख व्यापारिक केंद्र बनाए थे जहाँ से कंपनी की सब तरह की गतिविधियाँ चलती थी। इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना आप लोग। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ आपसे तो कंपनी की प्रारंभिक स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, कंपनी का उद्देश्य केवल यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करे और लाभ कमाए। व्यक्तिगत लाभ करना उसका उद्देश्य था, खुद के लिए शासन करना उसका उद्देश्य था। भारतीयों से कोई ज़्यादा मतलब रहा नहीं था। भारतीयों की राजनीति में कोई बहुत बड़ी भूमिका थी नहीं कंपनी के साथ। उस समय विशेषता यही थी कि शोषण भेदभाव आधारित अर्थव्यवस्था कंपनी ने चलाई थी। इसी का परिणाम था कि जब कंपनी ने बहुत ज़्यादा शोषण किया तो भारतीय जनता में असंतोष पैदा हो गया। लगा कि कंपनी हमारे यहाँ अन्याय की भावना से क्या कर रही है, व्यापार और शासन कर रही है। ठीक, तो सीधा सीधा आप लोग कह सकते हो कि कंपनी के शासन में किसी भी तरह का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं था। भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी नहीं थी। उस समय कंपनी ने कब्जा ली थी धीरे धीरे भागीदारी को। 1717 में आकर 57 में आकर के प्लासी के युद्ध में कंपनी ने राजनीतिक हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध। तो पूछ लेगा शासन का उद्देश्य क्या था, व्यापारिक लाभ कमाना था। प्रशासन में अव्यवस्थित एवं शोषणकारी, भारतीयों की भागीदारी बराबर नहीं थी। उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार का कंपनी लेती नहीं थी। कितना भी कोई संकट आ जाए कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता था। तो भाई ये असंतोष तो था जनता में, जो आगे चल के अंग्रेजों के खिलाफ जनता उतरेगी और आगे स्वतंत्र राष्ट्र की मांग करेगी, संविधान बनाने की मांग करेगी। और ऐसा ही हुआ। जब आप आगे देखोगे तो कंपनी के द्वारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट तब आया जब कंपनी ने काफ़ी शोषण करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी के गवर्नर भारत से जब अपने देश जाते थे तो बहुत तगड़ा मोटा पैसा लेके जाते थे और वहाँ आवास वगैरह, बड़े बड़े महल वगैरह बनाते थे, जबकि वो लोग यहीं से कंपनी को घाटे में कर्ज में दिखाते थे। तो ब्रिटेन सरकार ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट भेजा जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये किस भारतीय में कंपनी के द्वारा भेजा गया पहला संवैधानिक अधिनियम था। हालांकि ये कंपनी के कामों पर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। इसी एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर बनाया गया था 1774 में इसी के तहत। और कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। यहीं धीरे से मैं आर्टिकल भी छोटे मोटे जो जरूरी है वो डिस्कशन करता हूँ। 240 में अगर आपसे पूछे आर्टिकल 246 में क्या है, ठीक है, तो सीधा बोलना विषयों का विधायिका में विभाजन। 372 में कानूनों को जारी रखने का प्रावधान। ठीक है, अब पूछ देखो, मैंने बताई गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य का गठन किया गया कंपनी को चलाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें 3 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था, एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश थे, लेमेस्टर चैम्बर और हायर इसके अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी पर कंट्रोल करने के लिए कंपनी को अपने नियम बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो कंपनी को कंट्रोल कर लिया। और न्यायिक अधिकार सभी सर्वोच्च न्यायालय को दे दिए। कोई न्यायिक अधिकारों को कौन देखेगा, सर्वोच्च न्यायालय देखेगा। ठीक, तो ये तीनों एक्ट भी याद रखोगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसमें 74 में वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया और 74 में ही कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी।
अगर मोटा मोटी आप पढ़ोगे तो प्रशासनिक के बारे में बताऊँ तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद का गठन किया इस एक्ट में। न्यायिक व्यवस्था के बारे में करोगे तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करोगे तो कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण कर दिया। और ऐतिहासिक महत्व करोगे तो ब्रिटिश संसद का भारत में पहला कानून आ गया, ये ऐतिहासिक महत्व है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है भाई, आगे बात करोगे इसके बाद। हालांकि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, आपसे पूछ लेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया, सीधा कह देना कि 1773 के एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। लेकिन उसके बाद में थंगर पिट्स ने बनाया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक, पूछ लेगा ये किस लिए आया, ये 1773 एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया। ये कंपनी के शासन को अधिक प्रभावी और नियंत्रण करने के लिए बनाया गया। कह रहा है इसी एक्ट के तहत द्वैत शासन व्यवस्था भारत में दोबारा से लागू की गई। हालांकि 1765 में इलाहाबाद की संधि जब करेंगे ये लोग तो भारत में पहली बार लॉर्ड क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लागू किया जाएगा, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स आकर के उसे खत्म कर देगा और फिर से पिट्स इंडिया एक्ट में यहाँ दोबारा देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, बीओसी और बीओडी बना करके। ब्रिटेन सरकार अगर कंपनी की सत्ता पर कंट्रोल करेगी तो वो एक तो बीओसी बनाएगी जो 6 सदस्य था, ये राजनीतिक मामलों पर कंट्रोल करेगा, कंपनी के राजनीतिक मामले, और एक सीओडी बनाएगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 24 सदस्य था, ये व्यापारिक मामलों को देखेगा। तो कह सकते हो 2 शासन करने वाली व्यवस्था तैयार होगी, जिसे द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। कह सकते हो इसके माध्यम से ब्रिटेन सरकार जो है कंपनी पर सीधा नियंत्रण करना चाहती थी और कर दिया उसने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, 6 सदस्य थे, 4 इसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल द्वारा नामित किए जाते थे, 2 सदस्य चांसलर ऑफ एक्सचेंजर द्वारा नामित किए जाते थे। अध्यक्ष जो होता था वो चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था। इसकी बातें क्या थी, मुख्य बातें ब्रिटिश इंडिया एक्ट की, तो कहते हैं ना राजनीतिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल हो गया। ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन में बनाया गया था। कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर पहले ही डायरेक्टर का नियंत्रण कर दिया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का। 4 सदस्यीय कार्यपरिषद बना दी गई और द्वैत शासन प्रणाली की फिर से शुरुआत कर दी गई। यहाँ तैयार करना इस एक्ट को, काफ़ी प्रभावी एक्ट है। इसके साथ 4 चार्टर एक्ट आएंगे, जिनमें पहला चार्टर एक्ट होगा 1793 का। इसका 1793, हालांकि क्वेश्चन उससे पूछे नहीं गए, इसलिए हमने ज़्यादा डिस्कशन करना यहाँ उचित नहीं समझा है। 1813 वाले को डिस्कशन करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ध्यान रखना प्रत्येक चार्टर एक्ट जो था वो 20-20 वर्ष बाद आया। अगर पहला 1793 में आया तो दूसरा भैया 1813 में आया, फिर 33 में आया, फिर 53 में आया। 1813 वाले में क्या था कि यहाँ कंपनी जो केवल पूर्वी देशों में व्यापार कर रही थी उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी की जगह अब ब्रिटेन में जो पूंजीपति वर्ग उभर रहा था, पहली औद्योगिक क्रांति से ब्रिटेन में पूर्वी देशों के लिए सामान बनाने में वहाँ का पूंजीपति वर्ग जो है ना वो उभर रहा था, वो मशीनीकरण कर रहा था, बहुत सामान बनाया, सस्ता सामान भारत के बाज़ारों में भेजना चाहता था। लेकिन कंपनी शासन कर रही थी पूर्वी देशों में, इसीलिए वो नहीं आ पाते थे। तो यहाँ ब्रिटेन की सरकार द्वारा कानून बनाया गया और जिसमें कंपनी के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। वहाँ ये बोल दिया गया कि कंपनी चीन के साथ व्यापार करेगी और पूर्वी देशों में केवल चाय का व्यापार करेगी। ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया था। और भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने की बात यहीं की गई थी, हालांकि ये अंग्रेजी शिक्षा पर किए गए थे। और कंपनी की सेवाओं में नियुक्त होने पर अधिकार दिया गया कि भाई भारत में करने वाले ब्रिटिश जो प्रजा को कंपनी सेवा में क्या करेगी, नियुक्त करेगी। मुख्य विशेषताएं क्या थी इस एक्ट की, ध्यान रखना। एक तो व्यापारिक एकाधिकार का अंत हो गया कंपनी का। मिशनरियों ने प्रवेश कर दिया, अब जो ईसाई मिशनरी आती उनको भारत में प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये का प्रावधान कर दिया। ब्रिटिश प्रजा को अधिकार दे दिया गया कि सेवा में नियुक्ति। कंपनी के कार्य क्षेत्र में भी क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। अब कंपनी व्यापार तक सीमित कर दी, शासन नहीं करेगी। ध्यान रखना। पारित संस्था कौन थी, ब्रिटेन ने पारित किया था। अवधि 20 वर्ष की थी। मुख्य उद्देश्य यही था कि कंपनी का चार्टर को क्या करना, नवीनीकरण करना। आगे चल के और एक्ट आएंगे जिसमें बारीकी से हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अगला जो एक्ट है ध्यान रखना आप लोग, वो 20 साल बाद आएगा, 1833 का एक्ट। इसमें क्या प्रावधान थे ये देख लो आप लोग, ये भी 20 वर्ष के लिए आएगा। अब कंपनी का पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार पूर्वी देशों से हटा दिया। जो पहले चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार केवल कंपनी कर रही थी वो भी हटा दिया, तो भाई वो भी नहीं करेगी। कंपनी को धीरे धीरे कमज़ोर करते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, अब तक केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना कर दी जिसमें गवर्नर जनरल हेड था और कार्यकारी परिषद थी। कानून बनाने की शक्ति पहली बार जो है गवर्नर जनरल की परिषद को दी गई। भारत के समस्त प्रदेशों के लिए एक समान कानून बनाने की क्या की गई, व्यवस्था की गई, मतलब कानून में समानता। ठीक, यहीं पर आप देखोगे कोशिश तो प्रशासनिक सुधारों की। व्यापारिक कार्य को कंपनी की को समाप्त कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। विधि निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी। विधायिका को दीवानी एवं फौजदारी दोनों विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। किसको, विधायिका को।
तो भाई दीवानी मामलों पर भी कानून बनाएंगे। और फौजदारी, दीवानी मतलब घरेलू मामले जो होते हैं, संपत्ति को लेकर के, किराया को लेकर के, तलाक, विवाह, ये सब लेकर के, जबकि फौजदारी वो होते हैं जिनमें मारकाट वगैरह, खून खराबा होता है, ठीक है ना। तो ये सभी मामले किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल को दे दिए गए, विधायिका को दे दिए गए। कह रहा 1833 का चार्टर एक्ट भारतीय संवैधानिक विकास के लिए मील का पत्थर रहा। इसने भारत में केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की क्या रखी? नींव रखी। पूछ लेगा अवधि क्या थी, तो कह देना 20 वर्ष, 1853 तक चलेगा ये। व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए कंपनी के, अब इंग्लैंड सरकार आकर के अपने पूंजीपतियों को भेज सकती है। तो ये सब पॉइंट मैंने आपको क्या करा दिए, डिस्कशन करा दिए। वहीं पूछ लेगा मोटा मोटी 1813 एक्ट में क्या था, कहना कंपनी के व्यापार पर अंकुश किया गया था। 33 में वही खत्म कर दिए गए। 53 जब आएगा तो ये प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत होगी, और 1858 का आएगा तो कंपनी का शासन का अंत होगा और भारत में इंग्लैंड सरकार के शासन की क्या हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। वहीं अगला टॉपिक में बात करूँ तो 1853 के एक्ट में आप क्या पढ़ोगे, तो सीधा सीधा मोटा मोटा पढ़ोगे आप लोग, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना पढ़ोगे। विधायिका में परिवर्तन कर दिया। कह रहा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को हटाकर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी। कह रहा विधान परिषद की संरचना में भी चेंज कर दिया। गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 6 नामित सदस्य भी यहाँ क्या किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे। सिविल सेवा में भारतीयों का प्रवेश कर दिया कि भाई अब खुली प्रतियोगिता होगी, लंदन में होगी, ठीक है ना। वहीं कानून बनाने की शक्ति केंद्रीय विधान परिषद को दे दी कि भाई कानून अब कौन बनाएगी, केंद्रीय विधान परिषद बनाएगी, ठीक है। कंपनी के कार्यकाल में विस्तार कर दिया गया इस एक्ट के तहत। तो कह सकते हैं इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कह रहा इंग्लैंड में कह रहा परीक्षा जो थी, सिविल सेवा परीक्षा, वो कहाँ, इंग्लैंड में आयोजित थी, ये मैंने अभी आपको बताया था। इसी के साथ यहाँ क्या होगा कि अंग्रेजों ने इतना शोषण कर दिया था कंपनी ने कि भारत में विभिन्न वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ आ गए, चाहे वो व्यापारी वर्ग हों, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हों, चाहे वो आदिवासी वर्ग हों, चाहे महिला वर्ग हों। और उसकी एक चिंगारी आपको 1857 के विद्रोह के रूप में भारत में दिखाई देगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो ये नौबत आ गई कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की गई। और अगर भारत के कुछ घराने, जैसे सिंधिया घराना जो आज आप देख रहे होंगे बीजेपी सरकार में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस घराने ने भारत को धोखा दिया, अंग्रेजों में चला गया, ये अंग्रेजों की हेल्प की इन लोगों ने। तो ये बड़े बड़े कुछ घराने थे जिन्होंने उस समय 1857 के विद्रोह में भारतीयों का साथ नहीं देकर के अंग्रेजों का साथ देना उचित समझा था। तो इस वजह से और भारतीय कमजोर पड़ गए थे। अदरवाइज तो ये कह रहे थे कि उसी समय उखाड़ फेंक देते इन लोगों को, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें आगे, 1858 का एक्ट आएगा, यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि भारतीयों को कुछ तो ऐसा दिखाने का प्रयास किया जाएगा ना कि इंग्लैंड की सरकार अब आपका शोषण नहीं करेगी। तो इसके तहत एक एक्ट आएगा जिसे 1858 का भारत शासन अधिनियम कहेंगे। ये 2 अगस्त 1858 को इंग्लैंड सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसके तहत कंपनी के शासन को खत्म कर दिया था कि भारत में कंपनी शासन नहीं करेगी। फिर कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। रानी का, महारानी का या राजा का शासन भारत में लागू किया जाएगा। ब्रिटेन कह रहा भारत सचिव जो होगा वो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, एक भारत सचिव का पद बनाया गया, जो संसद के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। कह रहा भारत सचिव की सहायता करने के लिए 15 सदस्यीय की परिषद बनाई गई और गवर्नर जनरल का जो पद था उसका नाम चेंज करके वायसराय रख दिया गया। हालांकि इससे पहले भी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और वायसराय का जो नया पद बनाया था, तो बस गवर्नर जनरल के पद को बना करके वो व्यक्ति वही रहा, वायसराय भी। तो इसमें कह सकते हो आप कुछ नहीं, ये तो एक दिखावा था कि आपने केवल पद का नाम चेंज कर दिया, व्यक्ति थोड़ी चेंज किया, मानसिकता तो वही रहेगी ना। तो पूछ लेगा भारत का पहला वायसराय कौन था, तो आप कहना लॉर्ड कैनिंग था। कह रहा ये कैनिंग जो था, वायसराय जो था, वो महाराजा का प्रतिनिधि होता था। कह रहा कोशिश की गई कि भारतीयों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता का ध्यान रखा जाएगा। तो भारतीयों ने सोचा कि हो सकता है ये भाई कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाई दिया, ये पढ़ा दिया। तो टेबल क्या देख रहे हो आप कि यहाँ 2 तरह की चीज़ें देखने को मिली, एक तो ब्रिटिश सम्राट और एक भारत सचिव। ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि कौन था? वायसराय था। भारत सचिव शासन करता था 15 सदस्यों की अपनी परिषद के माध्यम से, और वायसराय के अंदर आते थे गवर्नर जनरल विभिन्न प्रांतों के और अन्य प्रशासनिक अधिकारी आते थे, ठीक है। तो कह सकते हो कि ये जो कानून था वो आगे चल कर के केंद्रीय कर व्यवस्था का आधार बनेगा। शक्ति एक जगह सीमित होना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगला जो एक्ट आएगा वो एक्ट आएगा 1861 का भारत शासन अधिनियम। तो ये क्यों आया कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद भारतीयों को शासन में शामिल करने की आवाज़ उठना स्टार्ट हो गई। तो 1861 के एक्ट ने ये दिखाने की कोशिश की कि अब हम शासन व्यवस्था में भारतीयों को भी क्या देंगे, एंट्री देंगे। अब विधायी कार्य के लिए वायसराय की परिषद में अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। पहली बार बॉम्बे और मद्रास प्रांत की विधायिका परिषदों का पुनर्गठन किया गया, बॉम्बे और मद्रास वाली का। और केंद्र और प्रांत की परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में
भारतीयों को नामित किया गया, हालांकि सरकारी नहीं, शुरुआत में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को लिया जाएगा। कह रहा भारत के मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात में अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान किया गया। तो अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति तो हमेशा भारतीयों में रखना चाहते थे। जो वर्तमान सरकार भी आज हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को क्या करती है, बांट रही है। वो बांट रहे हैं लोगों को, मैं चैन से कहाँ से सो जाऊँ, ये गाना सुना है। तो ये इसी आधार पर तो किस तरीके से भारतीय लोगों को बांटा जाता है बेवकूफ़ बना के, हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर। कह रहा विधायी परिषदों को सीमित विधायी शक्ति प्रदान की गई, लिमिटेशन किया गया। तो कह रहा परिषद जो थी इनको बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, जिनमें भारतीय भी शामिल थे। इसी के तहत विभागीय प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के तहत विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लागू किया गया। पुलिस विभाग, ये विभाग, वो विभाग, तो कह देना एक्ट 1861 के तहत विभागीय प्रणाली भारत में लागू की गई। तो यहाँ आप देखने को मिलेगा कि पहली बार 1857 के विद्रोह के बाद शासन में भारतीयों की भी भागीदारी की जाएगी। विभिन्न परिषदों में, चाहे वो केंद्र की परिषद हो चाहे वो राज्य की परिषद हो, उसमें भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में लिया जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम यहाँ देखने को मिलेगा। तो यहाँ मोटा मोटी आप क्या देख रहे हो कि केंद्रीय विधायी परिषद में वायसराय की परिषद थी और प्रांतीय विधान परिषद मुंबई और मद्रास को स्टार्ट किया गया था। अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए गैर सरकारी सदस्य के रूप में, और यहाँ भी गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान था। यहाँ सीमित विधायी शक्ति और साथ ही साथ बजट में चर्चा करने का भी अधिकार दिया गया। केवल बजट पर भी चर्चा कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई। इसके साथ ही नेक्स्ट एक्ट जो है वो 1892 का एक्ट है। सीधा सीधा हिट मारना, यहाँ विधायी परिषदों का विस्तार किया जाएगा। बजट पर चर्चा कर सकते हो और पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, हालांकि प्रश्न पूछ सकते हो, पूरक प्रश्न नहीं। मतदान नहीं कर सकते बजट पर 1892 के एक्ट में। कह रहा अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की, इनडायरेक्टली चुनाव की व्यवस्था। ठीक है, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पहले से सूचना देनी होगी। केंद्र में अधिकतम 16 और प्रांतों में अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य लिए गए। सरकार का नियंत्रण बाकायदा बरकरार था। और कह रहा है ये जो परिवर्तन किए गए तो लॉर्ड लैंसडाउन का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, सबसे मुख्य बात है अप्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएंगे भाई, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे 1892 एक्ट के। इसके साथ ही महत्वपूर्ण एक्ट आएगा मार्लियामेंट्री रिफॉर्म, और इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मार्लियामेंट्री रिफॉर्म से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कब आया? 1909 में आया। इसमें मार्ले कौन था? भारत सचिव था। मिंटो कौन था? गवर्नर जनरल था। यहाँ भारत में अंग्रेजों के द्वारा भेजा गया पहला सांप्रदायिक क्या था? ये एक्ट था। अंग्रेज चाहते थे कि भारत में हिंदू तो उनके कब्जे में आने वाले हैं नहीं है, और मुसलमान भी दूसरा सबसे बड़ा तबका था भारत में, तो उन्हें ये दूसरा संख्या में सबसे बड़ा जो तबका है इसे अपने पक्ष में लेते हैं, इसको अधिकार देने का लालच देते हैं, तो ये हिंदुओं से हमेशा कट के रहेगा और ये हमारी हेल्प करेगा। मतलब भारतीयों को कमज़ोर करने में अगर उसका ही अपने को अगर अपने पक्ष में ले लेंगे तो वो हमेशा अंग्रेजों का हेल्प करेगा और भारतीयों के लिए लॉस करेगा। क्या किया ऐसा? तो यहाँ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी कि जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ प्रतिनिधि के रूप में चुनाव कौन लड़ेगा? मुसलमान ही लड़ेगा। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। पहली बार सदस्यों को चुनाव की व्यवस्था शुरू की गई। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया, लेकिन बजट पर वोट अभी भी नहीं डाल सकते। कह रहा भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत का आधार कौन एक्ट बना था? तो एक्ट 1909 बना था। ठीक है, ये मोटा मोटी चीज़ों को आप क्या रखोगे, याद रखोगे। अगला एक्ट है 1919 का। 1919 के एक्ट में पहले तो ये क्यों आया कि 1914 में अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था कि भाई चलो शामिल हो जाओ, भारत को स्वतंत्र कर देंगे अंग्रेज। क्योंकि भारतीय लोग स्वतंत्रता की क्या कर रहे थे? पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे। यहाँ भाई होम रूल लीग 1916 था, यहीं से पूर्ण स्वराज्य मांगना स्टार्ट कर दिया था। एनी बेसेंट का होम रूल लूँ, बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लूँ, ठीक है ना। तो यहाँ एक घटना और बहुत खतरनाक हुई, जलियांवाला बाग का हत्याकांड। इसमें होने के पीछे का कारण कहते हैं कि सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल मलिक को अरेस्ट कर लिया था, जो नेता थे। ये 2 दिन तक दिखाई नहीं दिए, लोगों में आक्रोश था, लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, ठीक है ना। तो आप बताओगे वो लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में, कमेंट में बताओगे किस डेट को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और किसने भारतीयों पर गोलियां चलवाई, ठीक है ना, ये आप लोग बताओगे। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित अंग्रेजों के द्वारा किया गया था और किस वर्ष किया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताओगे। इसी में अगर मैं बात करूँ, एक्ट 1919 काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट है। यहाँ रोलेट एक्ट आया था, इन सब का परिणाम था कि अंग्रेजों को यहाँ पे एक्ट 1919 लाना पड़ा था। हालांकि अंग्रेजों ने ये भी कहा था
क्या इसकी हम 10 साल बाद समीक्षा करेंगे और देखेंगे ये कितना कारगर रहा है। तो इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड जो थे वो गवर्नर जनरल थे। कह रहा इसमें प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 2 विषयों में बांटा गया प्रांतों को, एक आरक्षित विषय थे, एक हस्तांतरित विषय थे। केंद्र में द्वैत सदनीय व्यवस्था लागू की गई, 2 सदन बनाए गए, एक विधान परिषद और एक विधानसभा बनाया गया। विधान परिषद उच्च सदन था, विधानसभा निम्न सदन था। क्या केंद्रीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। अब देखो धीरे धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ रही है। ये निर्वाचित सदस्य कौन बढ़ रहे हैं, ये भारतीय बढ़ रहे हैं। मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया। अब तक मत वोट डालने का अधिकार नहीं था लोगों को, लेकिन अब वोट डालने का भी अधिकार दिया गया। एक्ट 1919 तक ये माना जाता है लगभग 10 से 15% लोग क्या करते थे, वोट डालते थे। महिलाओं को शामिल किया गया, ईसाइयों को शामिल किया गया, बौद्ध, आंग्ल भारतीय, आंग्ल यूरोपीय, इन लोगों को, जैन, इन लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैत शासन विषयों के बारे में, द्वैत सदनात्मक व्यवस्था के बारे में, केंद्र में प्रांतीय विधायिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की संख्या के बढ़ाने के बारे में इस एक्ट में देखने को मिलता है। तो कह सकते हो आप लोग कि इस एक्ट ने संवैधानिक विकास की नींव डाली थी। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कैसे एक्ट ने संवैधानिक विकास की नींव डाली, कह सकते हो एक्ट 1919 ने। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे एक्ट 1935 के बारे में, तो ये काफ़ी बड़ा अधिनियम माना जाता है। इसे मिनी संविधान भी कहते हैं। 60% संविधान में जो बातें ली गई हैं वो इसी एक्ट के तहत ली गई हैं, ये ध्यान रख लेना। कह रहा प्रांतों को भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई, उत्तरदायित्व शासन नहीं मिला केंद्र में, लेकिन प्रांतों को स्वायत्तता मिली। संघीय शासन की योजना बनाई गई जो रियासतों में शामिल न होने से लागू नहीं हो सका। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, पूर्ण उत्तरदायी शासन। कह रहा प्रांतों में द्वैत शासन खत्म कर दिया। जो 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन था उसे केंद्र में लागू कर दिया गया और केंद्र में 2 सदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई, एक फेडरल असेंबली बनाई गई और एक काउंसिल ऑफ स्टेट बनाई गई। ठीक है, वही विधानमंडलों के लिए आरक्षित स्थानांतरित विषय समवर्ती सूची का भी प्रावधान किया गया कि भाई जो विषय प्रांतों में नहीं है वो गवर्नर को दिए जाएंगे। तो यहाँ जो समवर्ती सूची में विषय थे, अवशिष्ट विषय थे, वो गवर्नर को दिए गए, ध्यान रखना। आज जिसे राज्यपाल कहते हैं, एक्ट 1935 में उसे गवर्नर कहते थे। तो अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर के पास थी, आज अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग बनाया गया यहाँ पे, आगे चल के संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा। ठीक है ना। भारत के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई, 1937 में ये स्थापित किया गया संघीय न्यायालय। ठीक है, स्वायत्तता किसको दी, प्रांतों को, केंद्र को नहीं। संघीय योजना बनी रही पर लागू नहीं हुई, हस्तांतरित विषय समवर्ती सूची में दे दिए गए। कह रहा इस एक्ट में 331 धारा थी, 10 अनुसूचियाँ थीं और प्रांतीय स्वायत्तता जो थी वो 1 अप्रैल 1937 को लागू की गई, बल्कि यहाँ चुनाव भी हुए। ठीक है ना। कह रहा ब्रिटिश संसद के इतिहास का सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है और स्वतंत्र भारत ने भी 1950 में संविधान में इसे अपनाया था। मैंने कही थी संविधान की लगभग 50 से 60% बातें इसी में हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या, हालांकि बीच में क्रिप्स मिशन आएगा 1942 का, बीच में एक अंग्रेज व्यक्ति रहेगा लॉर्ड बर्कनहेड, वो भारतीयों को संविधान का प्रारूप बनाने के लिए चैलेंज देगा। तो यहाँ संविधान का प्रारूप भी बनाया जाएगा, जिसे नेहरू प्रस्ताव कहते हैं, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव भी कहते हैं। आगे चल करके वो संविधान सभा में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। तीसरी बैठक में हालांकि 22 जनवरी 1947 को उसे स्वीकृत किया जाएगा। तो ये सब व्यवस्था चलती रहेंगी। तो आपसे पूछ लेगा कैबिनेट मिशन के बारे में। स्टेपर्ड मिशन जो 1942 में आया था वो इसीलिए असफल रहा था कि उसमें कहीं पाकिस्तान के विभाजन की बात नहीं थी और मुस्लिम लीग हमेशा से मांग कर रही थी कि हमें अलग से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, एक सदस्य था क्रिप्स मिशन, लेकिन उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन आएगा और इसी के तहत संविधान सभा का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा, जिसमें 379 सदस्य बनाने की बात की गई थी। 396 सदस्य ब्रिटिश से होंगे, 92 नहीं 96 हैं, और 93 सदस्य देसी रियासतों से होंगे। हालांकि 92 + 4 कर दिया था। 4 जो थी ना वो कमिश्नरियाँ जो थी, कुर्ग थी, दिल्ली थी, बलूचिस्तान थी, एक आप बताओगे कौन सी कमिश्नरी थी, मारवाड़ थी क्या? ठीक है, ये आप लोग बताओगे। कह रहा संघीय ढांचे में केंद्र के पास केवल 3 विषय थे, रक्षा मामले, विदेश मामले और संचार मामले। प्रांतों को 3 समूह में बांटा, ए वर्ग के प्रांत, बी वर्ग के प्रांत, सी वर्ग के प्रांत। कह रहा प्रांतों को समूह से बाहर रहने का विकल्प भी दिया गया। पहले आम चुनाव के बाद अंतरिम सरकार बनाने की वायसराय की कार्यप्रणाली का भारतीयकरण हुआ। कह सकते हो 1940 कैबिनेट मिशन ने संघीय ढांचा तैयार किया। कौन सदस्य थे इसमें? तो पैट्रिक लॉरेंस था, स्टेपर्ड क्रिप्स था, ए बी अलेक्जेंडर था। ठीक है, कब आया ये ध्यान रखना। तो ये भारत में 23 मार्च 1940 को आया। हालांकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राम प्रसाद बिस्मिल को भी क्या दी गई थी, राजगुरु को भी क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी।
तो आपसे पूछ लेगा ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य थे? 292। हालांकि 4 ब्रिटिश कमिश्नरियों से थे और 93 देसी रियासतों से थे। कह रहा यह मिशन भारतीय एकता बनाए रखने का अंतिम ब्रिटिश प्रयास था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण यह योजना लागू नहीं हो पाई थी। हालांकि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा जरूर बनी थी। कह रहा यह भारत में संविधान बनाने की प्रक्रिया का एक सबसे बड़ा कदम था। 16 मई 1940 को इस योजना को, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया था। यह योजना कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से बनाई गई थी और सरकार द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण करने का अंतिम प्रयास था। और इसके तहत सत्ता, आपको पता, सत्ता हस्तांतरित की भी गई। इसी के तहत तो संविधान बना आगे चल के। वहीं 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम बनेगा, जिसके तहत भारत को क्या किया जाएगा? स्वतंत्र किया जाएगा। याद रख लेना, एक्ट 1947 में क्या था कि इसके तहत भैया भारत को स्वतंत्रता दी गई, जिसमें सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया जिसने रेडक्लिफ रेखा बनाई, पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजन करने वाली रेखा। आप बताओगे रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है और रेडक्लिफ रेखा किन किन देशों के बीच है? डूरंड रेखा किन किन देशों के बीच है? मैकमोहन रेखा किन किन देशों के बीच है? ये आप लोग कमेंट में बताओगे। और ये बताओगे भारत की कुल समुद्रीय तटीय रेखा कितनी है, ये कमेंट में आप लोग बताओगे। पूछ लेगा 1950 के बारे में बात करूं तो भारत यहाँ पे एक पूर्ण गणराज्य बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू कर दिया। राष्ट्रपति भारत में चुन करके बना तो गणराज्य बोला गया इसे। संविधान कह रहा भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान माना गया, लिखित संविधान। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। 54 लाख रुपए खर्च हुए। कुल बैठकों की बात करें तो कह रहा है 11 अनुसूची के अनुसार तो 165 बैठक थी। 395 अनुच्छेद रखे गए मूल संविधान में। 8 सूचियां रखी गई, है ना। 22 भाग रखे गए। प्रारूपी समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को बनाया गया। संविधान में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने की बात की गई। हमारी प्रस्तावना यहाँ से शुरू होती है। मौलिक अधिकार बनाए, राजनीतिक नीति निर्देशक तत्व बनाए, मूल कर्तव्य बनाए, कार्यपालिका बनाई गई, न्यायपालिका बनाई गई। ठीक है ना। संविधान की मूल प्रतिलिपि अगर आपसे पूछे तो कह देना हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार की गई थी। कह रहा भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान था। समय समय पर अब तक 106 के करीब संविधान संशोधन हो गए। 104 दिखा रहा है। 106 जो नारी बंधन जो है ना वो 106 है। और मौलिक अधिकारों को यहाँ पे संविधान की आत्मा भी कहा गया। वहीं एक्ट 1951 के संशोधन की बात करूँ तो आपको पता है संविधान बनने के बाद पहला संशोधन 1951 में किया गया। ये भूमि सुधार से संबंधित था। स्वीकृति के कब मिली संशोधन को? 18 जून 1951 को। प्रवर समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। कुल प्रावधान प्रभावित हुए इससे भाग 3 भाग 4 संसद में भारी बहुमत से इसे क्या किया गया? पारित किया गया, जो पहला भी था तो इसीलिए लोगों में जोश था। कह रहा संविधान में न्यायालय द्वारा किए गए निर्णयों की पृष्ठभूमि में किए गए संशोधनों को वैध माना, जिसमें भूमि सुधार किससे संबंधित 284 कानून थे। आर्टिकल 31A 31B जोड़े गए जो भूमि सुधार को क्या देंगे? संरक्षण देंगे। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें अगर कानून रखोगे तो उसे न्यायिक कोर्ट की न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा जाएगा। आपको पता है EWS कानून जो है वो इसी के तहत 9वीं अनुसूची में रख दिया गया है। अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े SC/STों के लिए विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया 15(4) के तहत। 19(9) में संशोधन किया गया। तो यहाँ युक्ति जो प्रतिबंध थे उनके आधार बढ़ाए गए थे 19(2) में। ये संशोधन संविधान के भाग 3 और भाग 4 को क्या करता है? प्रभावित करता है। 51वां संविधान संशोधन पहला ही संविधान संशोधन था, इसीलिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। केशवानंद भारती मामले में 1973 में 9वीं अनुसूची के कानूनों पर मूल संरचना सिद्धांत लागू किया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत जिसे कहते हैं 9वीं अनुसूची के उस पर किया गया। ठीक है। कह रहा है ये सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को क्या करता है? लागू करता है। ये ध्यान रख लेना। ठीक है भाई। अगर हम आगे चलें तो भैया 1956 में क्या हुआ? कह रहा है एक एक्ट और लॉ बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से संबंधित था। ये 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया। गठन किया गया 1953 को इस आयोग का। अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। इसी के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ध्यान रख लेना। कितने? 14 राज्य 6 केंद्र शासित, जिसमें दिल्ली भी शामिल था। ठीक है। आयोग के अन्य सदस्य पूछे तो हृदयनाथ कुंजरू, KM पणिक्कर ये भी थे। कह रहा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को केंद्र शासित का दर्जा दिया गया और यह भारतीय संघ की एकता और संतुलित व्यवस्था की दिशा में क्या था? एक महत्वपूर्ण कदम था बैलेंस करने के लिए। कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश 1955 में राष्ट्रपति को सौंपी गई और SRC ने प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक एकरूपता, जनभावना को आधार बनाया।
ना कि भाषा को। कह रहा अधिनियम के बाद मद्रास राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया 1969 में। पहले मद्रास नाम था इसका, तो इसी 1956 के एक्ट के तहत इसका नाम बदला था 1969 में, ठीक है। और 1956 से ही भारत के पहले 4 भाग थे, ए बी सी डी श्रेणी में राज्य थे। 1956 के अधिनियम ने भाग और श्रेणी को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ए बी सी श्रेणी के कोई राज्य नहीं होंगे, ज़्यादा विकसित राज्य उन्हें ए में रख दो, पर्वत पहाड़ वालों को और अलग उसमें रख दो, ये नहीं, सब हटा दिए गए। तो कह रहा है ये एक्ट राज्यसभा लोकसभा में पर सीमन से संबंधित भी था, डिलिमिटेशन से भी संबंधित था, ये ध्यान रख लेना। एक्ट 1962, आपको पता है 1962 की घटना, चीन और भारत का युद्ध हुआ। अक्टूबर नवंबर 1962 को चीन ने भारत पर हमला किया। क्यों किया कि ना तो हम साम्यवादी गुट में शामिल होना चाहते थे, ना पूंजीवादी गुट में। हमने पंचशील सिद्धांत के तहत नया गुट बनाया था। चीन ने यह कहा था कि पंचशील सिद्धांत के तहत भारत इसका उल्लंघन नहीं किएगा। भारत ने क्या किया था, तिब्बत के जो दलाई लामा थे उनका पक्ष ले लिया था, तो चीन ने भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कह रहा है इससे भारत की राष्ट्रीय एकता, आत्मनिर्भरता, सुरक्षा की आवश्यकता का एहसास हुआ। और चीन ने जब आक्रमण किया, चीन जीत भी गया, तो हमें लगा ना हम कमजोर रह गए, तब हमको एकता की जरूरत पड़ी। तब हमने रक्षा संगठनों को मजबूत करने की कई नीतियां बनाई, और यहीं पे हम 1963 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का क्या करेंगे, NSC का गठन करेंगे। कह रहा है इस युद्ध से ही भारत ने सबक ले लिया और भारत रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के और उद्योग के क्षेत्र में और अन्य अवसंरचना और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में अपना नया काम करता रहेगा। मुद्दा क्या था, बस यही था, भारत चीन सीमा विवाद, औपनिवेशिक काल की अस्पष्ट सीमाएं और तिब्बत का मुद्दा। मैंने बताई थी तिब्बत का मुद्दा। और कहते हैं कि जब भारत हारा तो 1962 के बाद भारत ने अपने रक्षा व्यय पर बजट बढ़ा दिया, ठीक है। पूछ लेगा जो NSC बनाई थी उसका अध्यक्ष कौन होगा, तो उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। हमला कब किया, 20 अक्टूबर 1962 को किया था चीन ने हमला, ये ध्यान रख लेना। 1962 के बाद ही भारत ने DRDO, इसरो जैसी संस्थाओं को और गति देना स्टार्ट कर दिया। भारत ने यहाँ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया, BRO बनाया 1960 में, और युद्ध के बाद इसको और ज़्यादा मजबूत कर दिया। वहीं अगर मैं 1975 और 77 की बात करूँ तो ये इमरजेंसी आप सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी के द्वारा ये लगाई गई थी 25 जून 1975 को भारत में, और कब तक चला, ये 21 मार्च 1977 तक चला, ये ध्यान रखना। किस क्यों लगाई ये इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति बता करके। हालांकि आगे करके ये आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है। राष्ट्रपति इस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और इसके बाद फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 भी इसका मुख्य कारण बना, और समाप्ति इसकी 21 मार्च 1977 को की गई। इसके बाद कांग्रेस सरकार बदलेगी और मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार भारत में आएगी, क्योंकि लोगों में असंतोष था। बड़े बड़े नेता और लोगों को, जैसे आज मोदी सरकार में जो आवाज़ उठाता है उसे जेल में डाल देते हैं, वैसे ही उस समय था। बड़े बड़े नेताओं को, बीजेपी नेताओं को भी, ये मोदी जो है ना भेष बना के भाग गए थे, डर की वजह से इंडिया छोड़ गए थे ये। तो ये इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत लगी, 352 के तहत लगी, और इसने भारत की लोगों की स्वतंत्रता का दमन किया। लोकतांत्रिक जो कमजोरियां थीं उनको और ज़्यादा उजागर कर दिया। यहाँ मौलिक अधिकार रोके गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया, जेल डाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने अपने को मजबूत करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 ला करके संविधान में बदलने का प्रयास किया, इसे मिनी संविधान भी कहा गया। लेकिन जब जनता में असंतोष आया तो 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ और लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी की विजय हुई। तो इससे हमें आगे भी सबक लेना चाहिए, शासन प्रशासन में किस तरीके से किसी भी राजा को तानाशाह नहीं बनना चाहिए। संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण और अंगीकरण की बात करूं मैं आपसे, तो सबसे पहली बैठक जो संविधान की हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी, जिसके अस्थायी सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। हालांकि एक दिन बाद जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को, सच्चिदानंद सिन्हा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको हटा दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, अध्यक्ष बने। अगले एक दिन बाद 13 दिसंबर 1940 को बैठक होगी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लागू करेंगे, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा और भारतीय संविधान में प्रस्तावना और उद्देश्य के रूप में आपको दिखाई देगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत मिली थी। फिर यहाँ 29 अगस्त 1947 को प्रारूप की समिति बनाई जाएगी कि भाई संविधान का प्रारूप कैसा हो, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाई गई थी। सदस्यों में अगर मैं बात करूँ तो KM मुंशी, माधवाचारी, BL मित्र, DP खेतान, इस तरह के लोग इसमें क्या थे, सदस्य के रूप में थे। 26 कह रहा है 1946 से 49 में कुल 11 सत्र हुए, 2 साल 18 दिन में संविधान बना, और 26 नवंबर को इसे अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित और आत्मार्पण कर लिया गया, और 26 जनवरी को इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। आपसे ये पूछ लेगा कि लगभग हमारा जो संविधान था
उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। अनुसूची उस समय कितनी थी? 8। भाग कितने थे? 22। कह रहा चर्चा कुल कितनी हुई? संशोधन प्रस्ताव कितनी हुई? लगभग 7,500। जिसमें प्रस्तावित कितने किए संशोधन? भाई चर्चा संविधान संशोधन पे आई लगभग 7,500, लेकिन प्रस्तावित लगभग 2,500 को किया, 2473। और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ये ध्यान रख लेना। कह रहा संविधान की प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत की गई उद्देश्य प्रस्ताव पर। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को ही संविधान बन गया था, अंगीकृत अधिनियमित किया था हमने, आत्मार्पित किया था। लेकिन 26 जनवरी को लागू करना था, इसीलिए केवल 16 आर्टिकल उस समय लागू किए थे। ठीक है ना। पूछ ले आपसे, भारत के उस समय जब संविधान लागू किया गया, राष्ट्रपति कौन था? भारत गणराज्य बना, कैसे बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने पहले चुन करके। और यहाँ गवर्नर जनरल का पद 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है। भारत के अंतिम अंग्रेजी गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो कह देना सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है ना। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। पूछ लेगा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ, 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाया गया, लेकिन ये नॉमिनेट थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने 24 जनवरी 1950 को, जो लास्ट बैठक हुई थी। और इसी दिन 24 जनवरी को गवर्नर जनरल ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया? राष्ट्रपति बना दिया। क्या 26 जनवरी को ही पहले पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया, जो पहले 1930 को मनाया गया। 1950 से पहले भारत क्या था? एक डोमिनियन स्टेट था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 साल 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति का पद संभाला था, ये ध्यान रख लेना। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे, और भारत संपूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना उसी दिन। ठीक है। यहीं अगर मैं बात करूं आपसे, तो कुछ एक इंपोर्टेंट बातें हैं, फैक्ट हैं, जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। संविधान गणराज्य बनाने के बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम 1951 से 52 तक पहले आम चुनाव हुए, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर थे। और कह रहा है 1952 के प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था, उसके लोकसभा अध्यक्ष बने थे के एम मुंशी। कौन बने थे? के एम मुंशी। 1955 में 14वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 1 नवंबर आपको पता भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना। 1957 में द्वितीय आम चुनाव हुए। 1962 में चीन युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध। ये फैक्ट भी क्या रखोगे आप? याद रखोगे। ठीक है। इसके साथ ही कुछ समितियां थी, आपको मैंने बताया भी था। संविधान सभा ने कार्य करने में उप समितियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। प्रारूपिक समिति आपको बताई थी कब बनी थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे। अन्य भी अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी, के एम मुंशी, सैयद सादुल्लाह, डी.पी. खेतान, बी.एल. मित्र, इस तरह के। बैठक और सत्र और दिन मैंने आपको बताई दिया। ठीक है। याद रख लेना, इंपोर्टेंट है। पहली बैठक कब हुई ये भी मैंने आपको बता दिया। महिलाएं कितनी थी इसमें? 15 महिलाएं थी, ध्यान रखना। ठीक है। तो ये मैंने आपको भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाई। इससे आगे हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 को आगे बढ़ाते हुए संविधान को आगे ले जाएंगे, विश्वास करिएगा। वो सब इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एग्जाम वनडे एग्जाम हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा ही बनाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताना, और आपके लिए मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, जो आपने क्या सीखा इस क्लास से वो कमेंट में पता चल जाएगी। सभी बच्चों को ये कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में सबसे पहला कंपनी के द्वारा लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा था, जिसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। दूसरा ये है बीओसी और बीओडी, जिसे सीओडी भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी। तीसरा क्वेश्चन ये है भारत में पहला सांप्रदायिक कानून अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया। नेक्स्ट ये है कि महिलाओं को मतदान देने का अधिकार, हालांकि मैंने ये डिस्कशन नहीं किया है, ये जो एक्ट 1935 था, कौन सा, ये जो एक्ट 1935 था, इसमें आप चाहो तो प्रावधान और भी ऐड कर सकते हो। यहाँ महिलाओं को और दलितों को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार मिल गया, वोट डालने का तो मिला ही मिला, क्योंकि एक्ट 1909 तक केवल जमींदार, विश्वविद्यालय वाले लोग, टैक्स देने वाले लोग ही वोट डाल सकते थे। अब यहाँ 1935 देखो, 1919 में ईसाई, बौद्ध, आंग्ल भारतीय, आंग्ल यूरोपीय महिलाएं ये चुनाव में वोट डाल सकती थी, लेकिन 35 में महिलाओं को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार भी मिल गया, दलितों को वोट डालने का अधिकार मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रावधान भी आप याद रखना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी जरूर बताना।